हेलो एवरीवन, सो टुडे वी आर स्टार्टिंग विद अवर सेकंड यूनिट प्राइस। तो बच्चों प्राइस क्या होता है ना। मार्केटिंग मिक्स के कितने एलिमेंट होते हैं? 4 एलिमेंट होते हैं, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। अभी हम लोगों ने प्रोडक्ट कंप्लीट कर लिया है, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं प्राइस। तो प्राइस एक ऐसा एलिमेंट है बच्चों जिससे कि रेवेन्यू जनरेट होती है, हमारी इनकम होती है, प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है, अब इसको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं इस यूनिट में। देखो, मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस ऑफ प्राइस। Price is one of the most important element of the marketing mix. This is the only element which generate revenue for an organization and determine its growth. अब जो प्राइस होता है, एक मार्केटर होता है, प्रोडक्ट बनाया उसने, उसके बाद उसकी प्राइस डिसाइड करता है। जो प्राइस होती है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट है बिकॉज इट जनरेट्स द रेवेन्यू, है ना। बाकी किसी भी जो एलिमेंट है उससे रेवेन्यू जनरेट नहीं होती है। रेवेन्यू जनरेट किससे होती है? हमारे प्राइस से। ठीक है और ग्रोथ भी हमें पता चलती है कि प्रोडक्ट की प्राइस कैसी है, उसमें हमने प्रॉफिट परसेंटेज कितना रखा है, तो कितना मार्जिन रहेगा प्रोडक्ट का। द अदर 3 मेन एलिमेंट ऑफ द मार्केटिंग मिक्स आर प्रोडक्ट, प्लेस एंड प्रमोशन। ठीक है, बाकी के 3 एलिमेंट कौन कौन से हैं? प्रोडक्ट, प्लेस एंड प्रमोशन। अ फर्म इनकर अ सर्टेन कॉस्ट टू प्रोड्यूस अ प्रोडक्ट। एक जो फर्म होती है, कोई भी फर्म होती है, मैन्युफैक्चरिंग फर्म, वो प्रोडक्ट बनाने के लिए उसके अंदर कुछ कॉस्ट इनकर करती है, लगाती है ना। जैसे कि अगर मुझे कोई प्रोडक्ट बनाना है तो रॉ मटेरियल खरीदूंगी, मशीनों की कीमत, लेबर की कीमत, ओवरहेड्स, एक्सपेंसेस वगैरह सारी चीजें मिलके एक प्रोडक्ट रेडी होता है। ठीक है, तो मीनिंग ऑफ प्राइस क्या है? द टर्म प्राइस डिनोट्स मनी वैल्यू ऑफ अ प्रोडक्ट, है ना। प्राइस क्या होता है? मनी वैल्यू ऑफ अ प्रोडक्ट। किसी भी प्रोडक्ट की मनी वैल्यू क्या कहलाती है? प्राइस। इट रिप्रेजेंट द अमाउंट ऑफ मनी दैट कस्टमर पे टू द सेलर। Price is the amount which a customer to whom we are selling the product gives us, है ना। प्राइस क्या है? एक ऐसा अमाउंट है जो कि कस्टमर हमें पे करता है। ठीक है, टू गेन बेनिफिट्स ऑफ हैविंग और यूजिंग अ प्रोडक्ट, गुड्स और सर्विस। किसी भी गुड्स और सर्विस को यूज करने का जो भी अमाउंट कस्टमर हमें पे करता है उसको हम क्या बोलते हैं? प्राइस बोलते हैं। अब डेफिनेशन पढ़ेंगे बच्चों। द डेफिनेशन ऑफ प्राइस अकॉर्डिंग टू फिलिप कॉटलर। फिलिप कॉटलर ने क्या बोला कि प्राइस इज द अमाउंट ऑफ मनी चार्ज फॉर अ प्रोडक्ट और सर्विस। किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस के लिए जो हम अमाउंट चार्ज करते हैं उसको बोलते हैं प्राइस। और स्टैंटन ने भी एक डेफिनेशन दी है, प्राइस इज द अमाउंट ऑफ मनी नीडेड टू एक्वायर सम कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स एंड इट्स कंपनी सर्विसेज, है ना। प्राइस एक वो अमाउंट है जो कि गुड्स को एक्वायर करने में, मतलब कि हासिल करने में लगता है। ठीक है, और उसकी कंपनी सर्विसेज, है ना, जो भी उसकी सर्विसेज हैं उसको एक्वायर करने में जो भी अमाउंट लगता है उसको बोलते हैं हम प्राइस। प्राइस इज डिफाइंड एट द प्रोसेस। प्राइस क्या है? एक प्रोसेस है वेयर बाय बिजनेस सेट्स द प्राइस एट विच इट इंटेंड टू सेल इट्स प्रोडक्ट। प्राइसिंग क्या है? प्राइसिंग देखो, एक जो मार्केटर होता है उसके लिए प्राइसिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। क्यों? क्योंकि सिर्फ प्रोडक्ट बनाना मेन नहीं है, लेकिन उसकी प्राइसिंग, मतलब कि उसकी प्राइस किस हिसाब से फिक्स करनी है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज अ प्रोसीजर, है ना। प्राइस फिक्स करना एक बहुत सिंपल सा टास्क नहीं है, ये एक प्रोसेस है जिसमें कि बिजनेसमैन जो होता है वो सेट करता है अपने प्रोडक्ट की प्राइस। किस हिसाब से सेट करता है कि भाई कस्टमर गुड्स और सर्विस यूज करने के लिए कितना प्राइस यानी कि पेमेंट देने के लिए रेडी है। ठीक है, while setting price for its product that is goods or services the business takes into account various aspects, है ना। जब भी जो मार्केटर होता है, जो प्रोड्यूसर होता है प्रोडक्ट का, वो प्राइसिंग करता है, मतलब प्राइस सेट करता है प्रोडक्ट की, तो वो बहुत सारे एस्पेक्ट्स को ध्यान में रख के प्राइस सेट करता है। अब वो क्या क्या एस्पेक्ट होते हैं? देखो, सबसे फर्स्ट एस्पेक्ट इज प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल। देखो, जो रॉ मटेरियल होता है वो कितने का आया। किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो सामग्री लगती है, सामान लगता है, रॉ मटेरियल लगता है, वो अगर महंगा है तो ऑब्वियसली प्राइस महंगी होगी प्रोडक्ट की। कम का है तो कम होगी। तो रॉ मटेरियल हमें देखना पड़ता है कि वो हमें कितने का पड़ा है। द फर्म कंसिडर प्राइस एट विच इट एक्वायर द गुड्स एंड रॉ मटेरियल टू प्रिपेयर फाइनल प्रोडक्ट to be sold in the market. A higher cost of acquiring these implies a higher production price and vice versa, है ना। अगर ज्यादा अमाउंट का रॉ मटेरियल है तो ज्यादा का प्रोडक्ट बिकता है, हमें ज्यादा की प्राइसिंग रखनी पड़ेगी। अगर कम अमाउंट का रॉ मटेरियल है तो कम प्राइस हम सेट कर सकते हैं। ठीक है, मैंने देखो हिंदी में एग्जाम्पल भी लिख रखा है यहाँ पे आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। अगर रॉ मटेरियल महंगा है तो प्रोडक्ट भी महंगा ही होगा। ठीक है, एग्जाम्पल भी दिया है यहाँ पे कि गोल्ड महंगा है तो गोल्ड की ज्वेलरी भी महंगी बनेगी। ठीक है, समझ में आया। नाउ नेक्स्ट, कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। अब देखो, किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए कॉस्ट भी तो लगती है ना भाई। ऐसा तो है नहीं कि रॉ मटेरियल लगाया और बन गया प्रोडक्ट, है ना, उसकी कॉस्ट लगती है। तो कॉस्ट में क्या क्या इंक्लूड होता है? लेबर,
लेबर के एक्सपेंसेस ऑन पावर, है ना। अब भाई कोई इंडस्ट्री फैक्ट्री वगैरह खोल के बैठा है तो इलेक्ट्रिसिटी भी लगेगी, पावर, फ्यूल, कोल, लेबर के चार्जेस, वेजेस वगैरह, है ना। तो ओवरहेड एक्सपेंसेस ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग, तो ये सारे खर्चे कौन बेयर करेगा, ये भी तो हम प्रोडक्ट की प्राइस में ऐड करेंगे। तो पहली चीज हम क्या देखेंगे, रॉ मटेरियल कितने का है ना। उसके बाद उसमें कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग क्या लगी है, अगर कॉस्ट ज्यादा होगी तो प्राइस ऑब्वियसली ज्यादा होगा। नाउ नेक्स्ट इज मार्केट कंडीशन। When product has positive sentiment, that is high demand for goods and services because of high income and purchasing power of consumers, companies set higher prices of its product, है ना। मार्केट कंडीशन मतलब अगर आपके प्रोडक्ट की डिमांड बहुत है, मार्केट में लोग बाग ज्यादा डिमांड कर रहे हैं तो कंपनी ज्यादा प्रोडक्ट बनाएगी, है ना। डिमांड हाई मतलब प्राइस हाई, हम उस चीज को ज्यादा में बेच सकते हैं, क्योंकि डिमांड ज्यादा है तो हम उसको ज्यादा में बेच सकते हैं। लेकिन डिमांड कम है तो आपको डिस्काउंट्स ऑफर करने पड़ेंगे, कुछ सेल्स प्रमोशन एक्टिविटीज करनी पड़ेगी, है ना, डिस्काउंट्स वगैरह देनी पड़ेगी, कुछ छूट वगैरह देनी पड़ेगी कि भाई ज्यादा प्रोडक्ट बिक जाए। फॉर एग्जाम्पल, ऑटोमोबाइल कंपनीज इंक्रीजेस प्राइस ऑफ कार व्हेन देयर इज हाई डिमांड। कार की प्राइसेस बढ़ा देते हैं भैया जब हाई डिमांड होती है, और डिस्काउंट देते हैं जब लो हो जाती है डिमांड। तो मार्केट में जब भी डिमांड हाई होगी प्राइस बढ़ा दो, डिमांड लो है प्राइस कम कर दो। जैसे कि इन्होंने एग्जांपल दिया है, फेस्टिव सीजन में प्रोडक्ट कॉस्टली हो जाते हैं। यस, आप लोगों ने भी ऑब्जर्व किया होगा। जैसे कि एग्जांपल देती हूँ मैं, जन्माष्टमी में अगर भगवान की पोशाक यानी कि ड्रेस लेने के लिए जाती हूँ तो वो महंगी मिलती है, अगर ऑफ सीजन में लेने जाऊंगी तो वही पोशाक मुझे सस्ती मिल जाएगी, है ना। तो होता है ना कि अगर डिमांड ज्यादा है तो उस टाइम पे प्रोडक्ट की प्राइस जो होती है वो हाई होती है। नाउ नेक्स्ट इज कॉम्पिटिशन इन द मार्केट। हम मार्केट में कंपटीशन कैसा है उसको देख के भी हमें प्राइस सेट करनी पड़ती है। जैसे कि हमारा कॉम्पिटिटर अगर हमारे टाइप का प्रोडक्ट, जैसा प्रोडक्ट हमारा है उसी टाइप का प्रोडक्ट थोड़ा कम में बेच रहा है तो आपको भी कम प्राइस रखनी पड़ेगी, अदरवाइज जो जनसंख्या है, जो पॉपुलेशन है वो आपके कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो इफ देयर इज नो फर्म इन द मार्केट ऑफरिंग सिमिलर प्रोडक्ट, ऐसा कोई अगर मार्केट में कोई है ही नहीं जो सिमिलर प्रोडक्ट बना रहा है तो फर्म जो है वो हाई प्राइस रख सकती है। लेकिन अगर आपके कॉम्पिटिटर्स है मार्केट में तो आपको कॉम्पिटिटर्स से कॉम्पीट करने के लिए प्राइसेस को थोड़ा कम करना पड़ेगा, ठीक है। तो कंपटीशन कम, हाई प्राइस पॉसिबल, कंपटीशन ज्यादा, कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग। ओके, नाउ नेक्स्ट, ब्रांड एंड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। देखो, अगर आपका ब्रांडेड प्रोडक्ट है तो आप उसको हाई प्राइस रख सकते हो, लेकिन आपका ब्रांड उतना अच्छा भी नहीं है, लाइक नॉर्मल सा है कुछ, या अनब्रांडेड प्रोडक्ट है तो वो कम में बिक जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा ब्रांडेड जीन्स वगैरह, ब्रांडेड कपड़े होते हैं, है ना, वो महंगे बिकते हैं और महंगे कपड़े भी खरीदते हैं लोग, है ना। लेकिन जो अनब्रांडेड प्रोडक्ट होते हैं ना वो तो सस्ते मिल जाते हैं आपको। तो स्ट्रॉन्ग ब्रांड हाई प्राइस, जो ब्रांड स्ट्रॉन्ग होती है उसकी प्राइसिंग हाई होती है। एग्जाम्पल, सेम ज्वेलरी, लोकल शॉप, लोअर प्राइस, है ना। जैसे कि मैं एग्जांपल देती हूँ आपको, मान लीजिए आप टाटा मतलब तनिष्क से अगर आप ज्वेलरी खरीद रहे हो, वहां पे आपको गोल्ड का रेट हाई मिलता है। क्यों हाई मिलता है? क्योंकि वो एक ब्रांडेड शॉप है ना, तो वहां पे आपको गोल्ड का रेट हाई मिलेगा, मेकिंग हाई मिलेगी, तो वही ज्वेलरी जो है आपको ज्यादा महंगी पड़ेगी। लेकिन अगर आप अनब्रांडेड शॉप पे जाओगे तो वही ज्वेलरी आपको जो गोल्ड रेट है वो कम में मिल जाएगा, जो मेकिंग है वो कम पड़ जाएगी, है ना। तो ब्रांड के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपका प्रोडक्ट महंगा बिकेगा या सस्ता बिकेगा, और क्वालिटी का भी फर्क होता है। ब्रांडेड शोरूम, हाई प्राइजेस, है ना, समझ में आया। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया क्या, कि भाई प्राइसिंग करते टाइम किन किन एस्पेक्ट्स को एक मैन्युफैक्चरर को, प्रोड्यूसर को किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है ना। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्राइसिंग, अब क्या क्या उद्देश्य होते हैं प्राइसिंग करने के। फर्स्ट वन इज प्रॉफिटेबिलिटी, ये तो भैया सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। प्राइस क्यों सेट करता है कोई भी, है ना, अपने प्रोडक्ट की हम क्यों प्राइस सेट कर रहे हैं कि भाई हमें प्रॉफिट कमाना है। अब प्राइस किस हिसाब से सेट करता है एक मैन्युफैक्चरर, देखो जैसे मान लो मैंने 10 लाख रुपए एक व्यापार में लगाए, ठीक है, तो 10 लाख रुपए का रिटर्न उसके इंटरेस्ट से ज्यादा आना चाहिए। मान लीजिए वही 10 लाख रुपए मैं बैंक में जमा कर दूं तो बैंक मुझे जितना ब्याज देगी उससे ज्यादा मुझे मेरे प्रॉफिट होना चाहिए, बिजनेस से मुझे उससे ज्यादा प्रॉफिट निकलना चाहिए, तभी तो कोई मतलब है ना बिजनेस करने का। अदरवाइज मैं अपना 10 लाख रुपया बैंक में रख के आराम से घर पे बैठ के ब्याज खाऊं, ठीक है, मैं बिजनेस करूं ही क्यों, क्यों एफर्ट्स लगाऊं, क्यों मेहनत लगाऊं। तो जो रिटर्न ऑन
इन्वेस्टमेंट होता है वो कितना होना चाहिए, बैंक ब्याज से ज्यादा मिलना चाहिए, मतलब प्रॉफिट परसेंटेज उससे ज्यादा मिलना चाहिए। तो मेन एम क्या होता है बिजनेसमैन का प्राइसिंग करने का, कि भाई जितना पैसा हमने बिजनेस में लगाया है एटलीस्ट उतना तो निकलना ही चाहिए। अगर एक प्रोडक्ट मेरा 10 रुपए में बनके तैयार हो रहा है तो क्या मैं उसको 9 रुपए में बेचना सही समझूंगी? बिल्कुल नहीं। चाहे से मैं नहीं बेचूं, लेकिन 9 रुपए में क्यों बेचूंगी? क्योंकि मेरे को लॉस करके थोड़ी ना बिजनेस करना है। लॉस क्यों करना है? तो कॉस्ट कवर होनी चाहिए, प्रॉफिट अर्न होना चाहिए, इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न लेना है ना, इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न आना चाहिए। बिजनेस क्यों करता है इंसान? प्रॉफिट कमाने के उद्देश्य से। अगर वही नहीं हो रहा तो कोई मतलब नहीं है। ठीक है। तो इफ द प्राइस इन दिस द प्राइस रिप्रेजेंट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड प्रॉफिट मार्जिन। प्रॉफिटेबिलिटी क्या होती है कि भाई कॉस्ट भी कवर कर लो और उसके बाद प्रॉफिट भी हो जाए आपको। ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज मार्केट रिलेटेड ऑब्जेक्टिव। अब मार्केट से रिलेटेड क्या क्या उद्देश्य होते हैं ये देखो। मीटिंग और प्रिवेंटिंग कंपटीशन इन द मार्केट। देखो इसमें क्या होता है, some firm adopt pricing policy to meet or prevent competition in the market. They are ready to fix their prices at a competitive level to meet maintaining or improving market share competition. देखो मार्केट शेयर क्या होता है, हम चाहते हैं कि लोग बाग हमारा प्रोडक्ट ज्यादा खरीदे। मार्केट में जितने कंज्यूमर हैं उस पे हमारे कंज्यूमर्स ज्यादा हो, हमारा प्रोडक्ट लोग बाग ज्यादा प्रीफर करें, हमारा मार्केट में शेयरिंग ज्यादा हो। ठीक है। तो कंपनीज कभी कभी क्या करती है, कॉम्पिटिटिव प्राइस रखती है। इवन कभी कभी कॉस्ट से भी कम प्राइस सेट कर देती है कि भाई लोगों को हमारे प्रोडक्ट की आदत तो डाल दें पहले, फिर आदत डल जाएगी तो फिर ऑटोमेटिकली वो हमारा प्रोडक्ट खरीदेंगे अगर उनको अच्छा लगे। ठीक है। तो कंपनीज कभी कभी क्या करती है इस चीज के लिए कि कॉस्ट से भी कम प्राइस फिक्स कर देती हैं, जिसकी वजह से कस्टमर उनकी प्रोडक्ट की तरफ मूव कर जाते हैं, है ना। और नए कॉम्पिटिटर्स मार्केट में टिक नहीं पाते क्योंकि उनको पता है कि भाई लॉस में हम कैसे बेच पाएंगे सामान। तो नए कॉम्पिटिटर्स टिक नहीं पाते, हमारा प्रोडक्ट बिकता है क्योंकि हम प्राइस उसको कम रख देते हैं अभी स्टार्टिंग में, उसके बाद धीरे धीरे बढ़ा देंगे जैसे कि लोग हमारे प्रोडक्ट की तरफ शिफ्ट होंगे। नाउ नेक्स्ट इज मेंटेनिंग और इम्प्रूविंग मार्केट शेयर। मार्केट शेयर हमें क्या करना है, इंप्रूव करना है, बढ़ाना है। तो मार्केट शेयर बढ़ाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कस्टमर को अट्रैक्ट करना पड़ेगा। कैसे? द प्राइस ऑब्जेक्टिव हेल्प्स टू मेंटेन मार्केट शेयर दैट इज ईदर टू इंक्रीज और समटाइम टू डिक्रीज इट। कभी कभी आपको प्राइस जो होता है कभी कभी इंक्रीज कभी आपको डिक्रीज करना पड़ता है। दिस प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव इज फॉलोड बाय फर्म ऑपरेटिंग इन एक्सपांडिंग मार्केट। टारगेट मार्केट मीन्स target market share means that sale which a company wishes to attain and it is normally expressed as percentage of the total industrial sale. टारगेट मार्केट शेयर का मतलब क्या होता है, हम चाहते हैं कि हमारी कंपनी का इतना परसेंटेज सेल हो, अगर उतना परसेंटेज अचीव हो गया मतलब टारगेट आपका जो है वो अकम्प्लिश हो गया। Therefore, this is a worthwhile pricing objective for firm operating in expanding market. ठीक है। अब आपको अचीव करने के लिए प्राइसिंग उसके अकॉर्डिंग करनी पड़ती है। नाउ प्राइस स्टेबिलाईजेशन। प्राइस इन स्पेशल स्टेबिलाईजेशन का मतलब क्या होता है कि कभी कभी कोई बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज होती हैं वो अपने प्रोडक्ट का प्राइस फिक्स कर देती है, उसके अकॉर्डिंग ही हमें चलना पड़ता है। उससे अगर हम ज्यादा करेंगे तो हम नहीं टिक पाएंगे मार्केट के अंदर। तो प्राइस स्टेबिलाईजेशन इज एन ऑब्जेक्टिव इज प्रिवेलेंट इन इंडस्ट्रीज दैट हैव अ प्राइस लीडर। जहां पे एक प्राइस लीडर एग्जिस्ट करता है, मतलब बड़ी बड़ी कंपनीज बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज है जहां पर, फॉर एग्जांपल इन एन ओलिगोपोली देयर आर फ्यू सेलर्स व्हिच फॉलो वन बिग सेलर, है ना। मतलब एक बिग सेलर को आप फॉलो कर रहे हो, जो उन्होंने प्राइस रख दी उसी को हम कर रहे हैं। तो they try to stabilize their prices simultaneously. No firm is willing to engage in price wars. मतलब उनसे लड़ना कोई चाहता नहीं कि भाई प्राइस वॉर करना है, हमको नहीं करना। They may even forego maximizing profit. हम maximizing profit को उस वक्त छोड़ देते हैं और हम सोचते हैं कि भैया go with the flow, जो चल रहा है उसके हिसाब से हमको चलना पड़ेगा। अगर हमें जल में रहना है तो मगर से बैर हम नहीं कर सकते। बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज से आपको दुश्मनी मोल नहीं लेनी, प्राइस वॉर्स में बिल्कुल नहीं पड़ना। कुछ इंडस्ट्रीज में एक बिग फर्म प्राइस लीडर होती है, बाकी फर्म्स सेम प्राइस फॉलो करती हैं, है ना। ये हिंदी में मैंने एग्जांपल इसलिए लिखे आप लोगों को समझना थोड़ा सा इजी हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है पब्लिक रिलेशन ऑब्जेक्टिव। अभी हमने क्या पढ़ा था, मार्केट शेयर के ऑब्जेक्टिव क्या क्या होते हैं, अभी हम पढ़ते हैं पब्लिक रिलेशन। Enhancing public image of the firm. A company's public image is important to its success. Every company has an identity representing what it has done to convey the public about its product, package, trademark, brand name, employees and marketing program.
This image is deeply influenced by how the company handles the delicate and sharp weapons of pricing. A firm known for high quality and high product price will lose its current customer if it go for low quality. कई बार क्या होता है ना, कस्टमर ब्रांडेड प्रोडक्ट खरीदना पसंद करते हैं, जैसे बहुत हाई प्रोफाइल जो लोग होते हैं ना, वो महंगी चीजों को अच्छा समझते हैं। अगर आप वहां पे प्राइस कम कर दोगे ना, वो बोलेंगे यार क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज कर लिया होगा इन लोगों ने, है ना, तो वहां पे आपकी जो इमेज होती है ना वो थोड़ी गिर जाती है। अब जैसे कि अगर आप अभी यंग जनरेशन को देखोगे, है ना, तो स्टारबक्स में कॉफी पीना है, स्टारबक्स की कॉफी कितने की होती है, 1000 रुपए की कॉफी पी रहे हैं भाई। क्यों पी रहे हैं, मैं तो घर पे 10 रुपए की कॉफी बना के पी लेती हूँ, लेकिन वो ब्रांड है ना, उसके लिए वो पे करने के लिए रेडी है, और वहां पे जाना मतलब अपना स्टेटस सिंबल। तो अगर वो प्राइस कम कर लेंगे ना तो उनको उतना मजा नहीं आएगा। तो कंपनी की जो पब्लिक इमेज है वो डिपेंड करती है कि भाई आपका प्रोडक्ट कैसा है, उसकी प्राइसिंग, जैसे कि आईफोन है ना, वो स्टेटस सिंबल हो गया। क्यों स्टेटस सिंबल हो गया, महंगा फोन है भैया, किसके पास अगर होता है ना तो उसकी तो वाहवाही हो जाती है, ठीक है। तो इस तरह से जो प्राइसिंग होती है ना, वो पब्लिक इमेज इमेज जो कंपनी की इमेज है ना, उसको उस पर भी इम्पैक्ट डालती है, ठीक है। हाउएवर the company's image well established will favor price policies of its choice because the customer have accepted the कंपनी जैसे कि आईफोन है, लोगों ने एक्सेप्ट कर रखा है कि हाँ भाई इसके प्रोडक्ट महंगे ही आएंगे, हम तो खरीदेंगे, जिनको आईफोन खरीदना वो आईफोन ही खरीदेंगे, ठीक है। तो उन्होंने उस चीज को एक्सेप्ट कर रखा है। लेकिन अगर आप वही चीज अगर कम में मिल जाएगी, हर किसी के पास होगी, तो लोग उसकी इतनी वैल्यू नहीं करेंगे, है ना। लेकिन लिमिटेड लोगों के पास होती है तो लोगों को वैल्यू है उसकी, उसका स्टैंडर्ड है, गुडविल मेंटेन है, रेपुटेशन है। बट अगर सबके पास वही चीज होगी तो उसकी जो इमेज है वो खत्म हो जाएगी। तो पब्लिक इमेज इंप्रूव करना, प्राइस कंपनी की इमेज बनाता है। हाई प्राइस मतलब प्रीमियम इमेज, है ना, हमको लगता है अरे वाह भाई इतना महंगा फोन खरीद रखा है, बहुत बढ़िया है यार, तुम तो बड़े अच्छे कमाते हो, है ना। तो इस तरह की एक इमेज सेट होती है। अगर प्रीमियम ब्रांड चीप हो जाता है ना तो ब्रांड की इमेज डैमेज हो सकती है। नाउ नेक्स्ट इज रिसोर्स मोबिलाइजेशन। Resource mobilization means creating resources for either development or reinvestment in the firm. Prices are deliberately set high in certain cases to generate surplus for reinvestment in the same firm for its sisters concern. Example, petrol rates are kept very high as it yields a good surplus, excess of income over spending because gasoline automobiles depends fully on petrol. कभी कंपनीज हाई प्राइस रखती हैं एक्स्ट्रा फंड्स जनरेट करने के लिए, एक्सपांशन या री इन्वेस्टमेंट के लिए। कई बार क्या होता है, कंपनीज जो होती है ना सिस्टर कंसर्न्स बना देती हैं, सिस्टर कंसर्न्स बनाती हैं मतलब एक जैसी फर्म और खोल देती हैं, है ना। री इन्वेस्ट करने के लिए प्राइजेस क्या रख देती हैं, हाई रख देती हैं कि भाई हमें और इन्वेस्टमेंट करना है तो प्राइजेस हाई रखेंगे तो जल्दी पैसा इकट्ठा होगा, जल्दी पैसा इकट्ठा होगा, उसको हम री इन्वेस्ट कर देंगे, जो सरप्लस जनरेट होगा ना उसको हम री इन्वेस्ट कर देंगे सेम फर्म में, मतलब कि उसी बिजनेस में दोबारा इन्वेस्ट कर देंगे, या तो सिस्टर कंसर्न्स बना लेंगे, है ना, तो उसमें इन्वेस्ट कर देंगे। तो रिसोर्स मोबिलाइजेशन भी एक फैक्टर है जो कि प्राइस पे इम्पैक्ट डालता है, ठीक है। तो ये हो गए हमारे ऑब्जेक्टिव्स ओवर। नाउ लास्ट टॉपिक ऑफ दिस वीडियो लेक्चर। इस वीडियो में हम लोग क्या क्या पढ़े हैं, मीनिंग पढ़ लिया हमने, डेफिनेशन पढ़ लिया, फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइसिंग डिसीजन, उसके बाद हमने पढ़ा है ऑब्जेक्टिव्स, एंड वी विल स्टडी दिस लास्ट टॉपिक इन दिस वीडियो, दैट इज इंपॉर्टेंस ऑफ प्राइसिंग। प्राइसिंग का क्या इंपॉर्टेंस है, तो फर्स्ट वन इज टू डिटरमाइन फर्म्स कॉम्पिटिटिव पोजीशन एंड मार्केट शेयर। फर्म की कॉम्पिटिटिव पोजीशन क्या है, मार्केट में कितना शेयर है, ये कैसे पता चलता है, प्राइसिंग से। देखो, इफ प्राइजेस आर टू हाई द बिजनेस इज लॉस्ट, इफ प्राइजेस आर टू लो द फर्म में बी लॉस्ट, है ना। अगर प्राइसेस आप बहुत ज्यादा रखोगे तो हो सकता है कि लोग आपका प्रोडक्ट ही ना खरीदे, अगर आप प्राइसेस बहुत लो रखोगे तो आपको प्रॉफिट नहीं होगा, तो आप फर्म चलाओगे कैसे, है ना। दोनों ही कंडीशन नहीं होनी चाहिए। तो प्राइस हाई कस्टमर लूज, प्राइस लो प्रॉफिट लॉस, करेक्ट प्राइसिंग इज इक्वल्स टू सक्सेस। तो प्राइसिंग का क्या इंपॉर्टेंस है भाई, कि अगर आप प्राइसिंग सही करते हो तो आपको सक्सेस मिलेगी। अगर प्राइस हाई रखते हो तो कस्टमर चले जाएंगे, प्राइस लो रखोगे तो प्रॉफिट चला जाएगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज टू अचीव फाइनेंशियल गोल ऑफ द कंपनी। अब फाइनेंशियल गोल क्या होते हैं कंपनी के, देखो गोल क्या होता है कंपनी का, ऑब्जेक्ट क्या होता है, प्रॉफिट कमाना। प्रॉफिट कैसे कमाएंगे, कि जितनी कॉस्ट लगी है प्लस प्रॉफिट हमें मिल जाए।
जितना मार्जिन हम चाह रहे हैं उतना मिल जाए, कम से कम प्रॉफिट तो मिल ही जाए, है ना। तो कंपनी का क्या ऑब्जेक्ट होता है, फाइनेंशियल गोल्स क्या होते हैं कि रेवेन्यू जनरेट हो, प्रॉफिट हो। हाई प्राइस रखेंगे तो ज्यादा रेवेन्यू होगा ऑब्वियसली, है ना। अगर मैं मेरे प्रोडक्ट की प्राइस ज्यादा रखूंगी तो ज्यादा रेवेन्यू, ज्यादा इनकम जनरेट होगी ना। तो रेवेन्यू एंड profit for a given level of production, high price means higher revenue and higher profitability. Revenue minus cost. With the help of price, a firm can make estimate of revenue, expected revenue and profit. अगर प्राइस, जब हम प्राइस सेट करते हैं तो हमें पता चल जाता है कि फर्म की रेवेन्यू कितनी रहेगी, प्रॉफिट कितना रहेगा। तो ये चीजें हमें पता चल जाती है किस चीज से, प्राइसिंग से। अब next is to determine the quantum of production. Price also helps in determining the quantum of production which should be carried out by the firm. The management of a firm can make estimate of profit at different level of production at different prices and can choose the best combination of production, volume and price. कितना प्रोड्यूस करें, है ना, टू डिटरमाइन द क्वांटम ऑफ प्रोडक्शन, कि भाई इतना प्रोड्यूस करना है कि प्रोडक्शन में जो आपकी कॉस्ट जो है ना वो बिल्कुल बेस्ट आ रही, ना ज्यादा लग रही है ना कम लग रही है, जितनी आप बेस्ट हो सकती है ना उतनी लग रही है। तो बेस्ट कॉम्बिनेशन को आपको चूज करना है जहां पे प्रोडक्शन, वॉल्यूम और प्राइस जो है जितनी बेस्ट हो सकती है उतनी लग रही है ना। तो प्राइसेस आल्सो हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग द क्वांटम ऑफ प्रोडक्शन, कितना आपको प्रोडक्शन करना है वो भी आपको समझ में आता है बाय डिसाइडिंग प्राइस। प्राइसिंग करने से कंपनी डिसाइड करती है कितना प्रोड्यूस करना है, किस प्राइस पर मैक्सिमम प्रॉफिट मिलेगा, है ना। तो प्राइस, कितना प्राइस रखें जिसपे मैक्सिमम प्रॉफिट मिलेगा, तो प्रोडक्शन किस लेवल का करना है, ये सब कंपनी डिसाइड करेगी। अगर प्राइसिंग होगी तो कंपनी को पता चलेगा। नाउ नेक्स्ट इज टू डिटरमाइन द प्रोडक्ट पोजीशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन इन द मार्केट। द सेल ऑफ प्रोडक्ट, अब देखो मैंने आपको इसके पहले बताया था ऑब्जेक्टिव में कि अगर मार्केट में डिमांड ज्यादा है तो आप प्राइस ज्यादा रख सकते हो। तो प्राइसिंग में हमें यही पता चलेगा कि भाई मार्केट में आपके प्रोडक्ट की डिमांड कितनी है, मार्केट में आपके प्रोडक्ट का शेयर कितना है, कितना परसेंटेज आपका प्रोडक्ट बिकता है, ठीक है। तो द सेल ऑफ प्रोडक्ट इज सपोर्टेड बाय एक्सटेंसिव एडवर्टाइजिंग and promotional campaigns. What type of promotional technique is to be used and how much to be incurred? These decisions depend upon prospective revenue of the firm. भाई कितना एडवर्टीजमेंट करने की जरूरत है, कितना प्रमोशन करने की जरूरत है, क्या हम उसको निकाल पाएंगे, मतलब कि प्राइसिंग आप इतनी रख पाओगे कि उसका कॉस्ट आप बेयर कर सको। ये सब चीजें हमें पता चलती हैं जब भी हम प्रोडक्ट की प्राइसिंग करते हैं, ठीक है। आपके प्रोडक्ट की पोजीशनिंग, मतलब लोगों के दिमाग में आपके प्रोडक्ट की क्या इमेज है ना, डिस्ट्रीब्यूशन कितना है मार्केट में आपके प्रोडक्ट का, आपको उसके लिए कैंपेन, सेल्स कैंपेन्स, प्रमोशनल कैंपेन्स, एडवर्टाइजमेंट जो है वो कितने करने हैं, उसके लिए क्या क्या टेक्निक्स यूज करनी है, किस लेवल की यूज करनी है, उससे उतना प्राइसिंग क्या लोगों पे आप डाल सकते हो जो कि वो प्रोडक्ट के लिए पे कर पाए, है ना। तो ये सब डिसाइड होता है। सो प्राइसिंग इज इम्पोर्टेंट। नाउ नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंस ऑफ प्राइसिंग टू कंज्यूमर। अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे कि प्रोड्यूसर के लिए प्राइसिंग क्यों इंपॉर्टेंट है। अब कंज्यूमर के लिए देखो, तो प्राइसिंग से क्या होता है, कंज्यूमर को चॉइसेस मिलती है। मार्केट में कई तरह के प्रोडक्ट अवेलेबल है, कुछ सस्ते हैं कुछ महंगे हैं। तो कस्टमर क्या करता है, कंपेयर करता है प्राइस, बेनिफिट्स, सर्विसेज और फिर बेस्ट ऑप्शन सिलेक्ट करता है। देखो मुझे मार्केट में अगर 4 चीजें दिखती है तो मैं चारों को कंपेयर करूंगी ना कि मुझे बेस्ट क्या लग रहा है, मुझे चाहिए क्या, कम कीमत का सामान चाहिए कि बेस्ट क्वालिटी का सामान चाहिए, है ना। मुझे जो मेरी नीड है वो कम कीमत के सामान में क्या वो सेटिस्फाई हो पा रही है। तो ये सारी चीजें कस्टमर देखता है। तो प्राइसिंग से कस्टमर को हेल्प मिलती है, कस्टमर प्राइस, बेनिफिट्स देखता है, सर्विसेज देखता है और फिर बेस्ट चीजें सिलेक्ट करता है। हेल्प इन सेटिस्फेक्शन ऑफ नीड्स। देखो अलग अलग प्राइसेस होती हैं, अलग अलग चॉइस होती है, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलता है ना। जैसे कि अगर मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन रहते हैं ना तो मुझे एक खरीदने में अलग ही सेटिस्फेक्शन रहेगा कि हाँ भैया मैंने तो सबसे बेस्ट जो मुझे सूट कर सकता है वो मैंने ले लिया। मैं कपड़ों की दुकान पे जाती हूँ, अगर मुझे पहला कपड़ा पसंद भी आ गया तो भी मैं 10 और देखती हूँ। मुझे सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए कि जो मैंने खरीदा है वो बेस्ट है ना। तो कस्टमर को सेटिस्फेक्शन कम मिलेगा जब उसके पास डिफरेंट प्राइजेस के डिफरेंट चॉइसेस होंगे, बहुत सारे वेरिएबल्स अवेलेबल होंगे, तो उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलता है जब वो कंपेयर करता है, ठीक है।
हेल्प्स डिटरमाइनिंग द परचेसिंग पावर एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द कंज्यूमर। देखो, अगर एक कस्टमर जो है वो एक्सपेंसिव चीजें खरीद रहा है, लग्जरी आइटम खरीद रहा है ना, अब हम ब्रांडेड शॉप्स में जा जाके खरीद रहे हैं, तो भाई हमारी चॉइस, हमारा स्टैंडर्ड दिखता है ना उससे, कि हाँ हम इतना अफोर्डेबिलिटी दिखती है कि हम इतना अफोर्ड कर सकते हैं। उसके बाद हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसा है, ये सब समझ में आता है। इट इम्प्लाइज दैट ही और शी हैज अ हाई परचेसिंग पावर एंड एंजॉय गुड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ऑन द अदर हैंड, इफ अ कस्टमर परचेज ओनली लो प्राइस, कई बार क्या होता है हम सिर्फ लो प्राइस का सामान खरीदना पसंद करते हैं, महंगी महंगी दुकानों से नहीं खरीदते, then he or she has a low purchasing power and standard of living. This tendency generally persuades customer to buy branded goods to flaunt their status, है ना। अब कस्टमर कई बार इतराने के लिए, अपना स्टेटस फ्लॉन्ट करने के लिए, लोगों के सामने शो ऑफ करने के लिए क्या करते हैं, ब्रांडेड प्रोडक्ट खरीद लेते हैं, है ना, कि भैया हमें हमारा स्टैंडर्ड तो बहुत अच्छा है, ब्रांड दिख रहा है ना, तो स्टेटस सिंबल हो जाता है वो। तो कस्टमर क्या बाय करता है, उसी से उसकी परचेसिंग पावर शो होती है। लग्जरी गुड से हाई इनकम शो होती है, एसेंशियल गुड से लिमिटेड इनकम शो होती है। So these are the things which are important for of pricing, importance of pricing, which may be important to a customer, to a firm, है ना। तो हमने दो पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंस देखे हैं, फर्म के पर्सपेक्टिव से क्या इंपॉर्टेंस है, कस्टमर के पर्सपेक्टिव से क्या इंपॉर्टेंस है प्राइसिंग का, ठीक है। सो इस वीडियो में बच्चों हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है, मीनिंग पढ़ा है, डेफिनेशन पढ़ा है, फैक्टर्स पढ़े हैं, विच द एस्पेक्ट्स ऑफ प्राइसिंग पढ़े हैं, उसके बाद ऑब्जेक्टिव और इम्पोर्टेंस, ठीक है। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा, इजी टॉपिक है। अगर कुछ डाउट रहता है तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। इसके आगे का जो टॉपिक है वो नेक्स्ट पार्ट में मैं बनाऊंगी। ओके, तब तक के लिए ओके, सी यू, बाय बाय।